हेलो साथियों, मैं मीनाक्षी एक बार पुनः आप सभी का वेलकम करती हूँ आपके अपने प्लेटफॉर्म वन डे एग्जाम स्टडी ऐप पर। तो मेरे साथियों, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, क्लास स्टार्ट हो चुकी है और स्टार्ट करने वाले हैं हम अपने आज का सेशन। और आज के सेशन को बहुत ही यूनिक बनाते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, आज का जो टाइटल है वो आपको दिख गया होगा, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि आज हम बात करने वाले हैं विराम चिन्हों पर। साथियों, रोज मैं क्या कहूँ, रोज क्लास लेट हो जाती है। कभी कभी मुझे भी इस बात पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। कभी कभी का तो चल जाता है, लेकिन जब बात हमेशा की होती है ना, तो फिर हमेशा नहीं हो पाता है। अरे 4 दिन में 1 दिन हो जाए, कोई बात नहीं, डेली वही। चलिए, तो शुरू करते हैं अपने आज का सेशन। और आज हम बात करने वाले हैं विराम चिन्हों पर। जैसे बात विराम चिन्ह की करते हैं, आपको ये अनुमान होगा कि विराम चिन्ह हम क्यों लगाते हैं। यहाँ पर जैसे ही बात विराम चिन्ह की हुई, यहाँ पर हमने क्या किया, हमने आपसे कहा विराम चिन्ह। ठीक है, विराम चिन्ह। अब जब विराम चिन्ह की बात करें तो विराम चिन्ह क्या होता है। विराम का मतलब कहते हैं, विराम का मतलब होता है रुकना। विराम का मतलब क्या होता है, विराम का मतलब होता है ठहरना या रुकना। विराम का मतलब क्या होता है, ठहरना या रुकना होता है। और चिन्ह क्या होते हैं, चिन्ह होते हैं संकेत। चिन्ह क्या होते हैं, चिन्ह कहते हैं संकेतों को। चिन्ह किसे कहते हैं, चिन्ह कहते हैं संकेतों को। चिन्ह किसे कहते हैं, चिन्ह कहते हैं संकेतों को। तो अगर हम बात करें, जो विराम चिन्ह होते हैं, कहीं ना कहीं जब हम कुछ पढ़ते हैं या कुछ लिखते हैं तो कुछ स्थान पर हम रुक जाते हैं। हम क्या करते हैं, कुछ स्थान पर रुक जाते हैं और उन्हीं स्थानों पर जो चिन्ह लगाते हैं, जो साइन लगाते हैं, जो निशान लगाते हैं, उनको क्या कहा जाता है, उनको, उन संकेतों को ही विराम चिन्ह कहते हैं। उन चिन्हों को ही क्या कहते हैं, विराम चिन्ह कहते हैं। और आचार्य कामता प्रसाद, आप सभी लोगों ने नाम सुना होगा कामता प्रसाद का। किसका नाम सुना होगा, कामता प्रसाद जी का नाम सुना होगा। उन्होंने विराम चिन्हों के विषय में एक छोटी सी बात बताई है कि जो विराम चिन्ह है, जो संकेत हैं, संकेत चिन्ह है ना, उनको कितने भागों में डिवाइड करा गया है, वो या उनके कितने प्रकार होते हैं। उनके 20 टाइप होते हैं। यानी जो विराम चिन्ह होते हैं, विराम चिन्ह कितने होते हैं, 20 होते हैं। विराम चिन्ह कितने होते हैं, 20 होते हैं। तो बिल्कुल छोटी सी बात है। सबसे पहले हमने क्या कहा, विराम चिन्ह। विराम का मतलब क्या होता है, विराम का मतलब होता है ठहरना या रुकना। क्या होता है, ठहरना या रुकना होता है। तो जिस स्थान पर हम कुछ देर के लिए ठहरते या रुकते हैं, उस स्थान पर कुछ ना कुछ ऐसे संकेत होते हैं, कुछ ना कुछ ऐसे चिन्ह होते हैं, जिनके माध्यम से हमें पता चलता है कि यहाँ पर कुछ देर विराम किया जाएगा या यहाँ पर कुछ देर रुका जाएगा। और विराम चिन्हों के विषय में आचार्य कामता प्रसाद जी ने बताया है कि विराम चिन्ह कितने होते हैं, 20 होते हैं। और इनके अकॉर्डिंग जो भी विराम चिन्ह है, वो अंग्रेजी भाषा से लिए गए। किससे लिए गए हैं, अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं। किससे लिए गए, अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं। ये किसने बताया है, ये आचार्य कामता प्रसाद जी ने बताया। किसने बताया है, आचार्य कामता प्रसाद जी ने बताया है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने एक बात और कही है कि अगर पूर्ण विराम की हम बात करें, पूर्ण विराम, पूर्ण विराम जो अंग्रेजी में लगाते हैं वो इस तरह से लगाते हैं, है ना, इस तरह से किस में लगाते हैं, अंग्रेजी में लगाते हैं। और अगर वही हम हिंदी की बात करें, अगर हम हिंदी की इसी की बात करें, तो हिंदी में इसी पूर्ण विराम को हम किस तरह से लगाते हैं, इस तरह से लगाते हैं। लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं, बोलिएगा भाई, लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं। तो आचार्य कामता प्रसाद जी का कहना था कि जो अंग्रेजी के, जो विराम चिन्ह अंग्रेजी भाषा के हैं, वो इस तरह से लगाए जाते हैं। और हिंदी में जो पूर्ण विराम है, वो इस तरह से लगाया जाता है, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से लगाते हैं। एक लकीर ऐसे खींचते हैं या एक डंडा जैसा खींचते हैं।
गर्मी से लग रही है। ऐसे चला ठीक ठीक लिख लिया? अभी नहीं लिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहता है, विराम चिन्ह जो है, विराम का अर्थ होता है ठहरना या रुकना। चिन्ह क्या होते हैं? चिन्ह संकेत होते हैं, और कामता प्रसाद जी ने इन चिन्हों को 20 बताया है। ये अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं, पूर्ण विराम को छोड़कर। पूर्ण विराम को हम इस तरह से लिखते हैं, और जो हिंदी में जो पूर्ण विराम होता है उसको इस तरह से लिखते हैं, उसको इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर पूर्ण विराम की डेफिनेशन पूछी जाए, ध्यान से एक एक बात को सुनना, हाँ बहुत क्लियर करने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर पूछा जाए कि जो विराम चिन्ह हैं वो लगाए क्यों जाते हैं, तो देखिएगा, काव्य या गद्य को पढ़ते समय जिस स्थान पर कुछ समय के लिए रुकते हैं, जिस स्थान पर कुछ समय के लिए रुकते हैं, है ना, वहां पर कुछ चिन्ह लगाते हैं, कुछ चिन्ह लगाते हैं। इन्हीं चिन्हों को क्या बोलते हैं? इन्हीं चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? विराम चिन्ह कहते हैं। लिख लीजिए भाई। हाँ, मिस्र पढ़ना था, कभी मिस्र को पढ़ना नहीं था, मिस्र पढ़ा दिया था, ठीक है। उसके विषय में अभी आपसे हम पूछेंगे, जिसको जो नहीं समझ में आएगा उसको बताएंगे। आप लोग पहले से ये लिपिबद्ध कर लेना। अभी मैम जी को नहीं पढ़ना था, मैम जी को पढ़ाना था, आपको पढ़ना था। कह रही है मैम जी को मिस्र पढ़ना था। लिख लिया सभी ने? बोलो भाई, सभी ने लिखा? जल्दी से इसको पढ़ो। और हाँ, कल भी क्लास होगी, कल सुबह मॉर्निंग में यही पढ़ाएंगे, इसको खत्म कर देंगे, ठीक है।
कल गुरुवार है और 3 दिन आपकी वो चलती है साइकोलॉजी। कल गुरुवार है, कल इसको वही जो साइकोलॉजी का टाइम है उसमें आपको विराम चिन्ह करवा देंगे। ठीक है, ये खत्म हो जाएगा। इस वीक शनिवार को आपकी लास्ट क्लास होगी हिंदी की। अगर नहीं शनिवार को खत्म हो पाया तो संडे को हो जाएगा। अगले वीक संस्कृत भी खत्म हो जाएगी। हाँ मिस हो गया, अभी डाउट क्लियर करवाएंगे, परेशान ना हो। अभी ना तो हम कहीं जा रहे हैं ना आप कहीं जा रहे हो। कोई बात नहीं सुजाता, बहुत लेट आते हैं आपके बच्चे। डाउट तुम्हारे होंगे ना, जब आप डाउट बताएंगे तभी तो हम क्लियर करेंगे बच्चा। राधिका क्या समस्या है बेटा? बताओ राधिका, समस्या बताओ अपनी, क्या समस्या है? बाय बाय। एक फीस में कह रहे हो एक ही लोग पढ़ो भाई, ये नहीं कि बच्चों ने कहा वो चीटिंग है। चलिए यहाँ पर देखिएगा, अब ये बात हो गई आपकी क्लियर। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कुछ प्रमुख चिन्ह। जैसे सबसे पहले कहते हैं, आप लोग पहचान नहीं पाते हो फुल स्टॉप जिसको कहते हैं पूर्ण विराम चिन्ह। सबसे पहले क्या बोला था ये भैया? आप पूछेगा, राधिका जी से पूछेगा कौन बोला था। हाँ, राधिका जी ने फीस 1 लोग को दी है, आप अपने साथ बैठ के कम से कम 4-5 लोगों को पढ़वाती हैं। अब इनसे इस बार हम 5 लोगों की फीस लेंगे। अपना भी पढ़ती है, बच्चों को भी पढ़वाती है, वो पता नहीं वो कौन कौन पढ़वाता होगा और किस किस को पढ़वाती होंगी, है ना राधिका? हाँ, इस बार तुमसे डबल ट्रिपल फीस लेंगे। हाँ, कोमल साहू वाले काम करती हैं। चलिए यहाँ पर देखिएगा, मैंने क्या कहा, पूर्ण विराम चिन्ह। अब यहाँ से कोई बात नहीं, ठीक है, यहाँ से हम लोग सीरियस होके पढ़ेंगे। कहता है पूर्ण विराम चिन्ह क्या होता है। तो जैसे आपने पूर्ण विराम चिन्ह देखा, आपने ये कहा कि अगर हमारा वाक्य साधारण वाक्य है, यानी कह सकते हैं प्रश्नवाचक, और अगर प्रश्नवाचक वाक्य है या और विस्मय सूचक वाक्यों को छोड़कर, विस्मय सूचक वाक्यों को छोड़कर शेष सभी प्रकार के वाक्यों के अंत में, सभी प्रकार के वाक्यों के अंत में जितने भी वाक्य हैं, सभी प्रकार के वाक्यों के अंत में ध्यान दीजिएगा, सभी प्रकार के वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, क्लियर? ये पूर्ण विराम चिन्ह हो गया। दोहे या चौपाई की एक पंक्ति पूरी हो जाने पर, एक लाइन तथा 2 पंक्ति पूरी हो जाने पर
पूरी हो जाने पर 2 लाइन लगाते हैं। ये याद रखना है, ये दोनों चीजें याद रखनी है। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम कहाँ लगता है? तो प्रश्नवाचक वाक्य और विस्मयसूचक वाक्यों को छोड़कर शेष सभी वाक्यों के अंत में हम पूर्ण विराम लगाते हैं। आपने देखा होगा, आप दोहा लिखते हैं, जैसे क्या कहते हैं, पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्त रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। जब इसको लिखते हैं तो पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्त रूप, जब एक लाइन लिख जाती है तो एक लकीर खींचते हैं। फिर क्या कहते हैं? राम पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्त रूप राम, अब भूल गए हैं, याद नहीं, अभी देखो, अभी आपको सुना है, अब नहीं याद आ रहा है। सीता सहित हृदय बसो सुरभूप, तो यहाँ पर जब सुरभूप कहते हैं ना तो इसके बाद 2 लाइनें लगती हैं, ये बात आप याद रखिएगा। तो ये तो हो गया आपका पूर्ण विराम चिन्ह। अब यहाँ पर देखिएगा, मैंने एक गलती की, अगर हम पूर्ण विराम चिन्ह की बात करें तो सबसे पहले ये जो चिन्ह है इसको लगाते कैसे हैं? तो इस चिन्ह को हम इस तरह से लगाते हैं, ये साइन होता है, लिख लीजिएगा फटाफट आप लोगों में से। राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप, हाँ यही कहते हैं, जो अभी कभी बता रही है बिल्कुल यही कहते हैं। ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिएगा। ऐश्वर्या ऐसे नहीं लिखते हैं, चलिए पहले इसको लिख लो फिर हम बताते हैं। पवन तनय संकट हरन, देखिएगा, पवन तनय संकट हरन, एक अगर पूरा हो जाएगा तो हम अल्प विराम लगाएंगे। ठीक है, पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्त रूप और राम लखन सीता सहित, एक लाइन पूरी हो गई, एक डंडा, राम लखन सीता सहित, राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप, हृदय बसो सुरभूप। अब इसके बाद दोनों लाइनें आएंगी। क्लियर? जल्दी लिखिएगा, यहाँ हम आपके कमेंट को देख रहे हैं, सभी लोग फटाफट। श्रेया कहती है यस मैम जी, संचारवती कहती हो गया है, और कोई? कोमल साहू कहती हो गया। चलिए तो फिर आगे बताते हैं। अगला यहाँ पर क्या कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ये तो हो गया पूर्ण विराम, ठीक है। अब इसके बाद आता है अर्ध विराम। क्या आता है? अर्ध विराम। देखिएगा, जहां पर पूर्ण विराम इस तरह से लगाते हैं, वहीं पर अर्ध विराम का जो निशान होता है, जो चिन्ह होता है, इसको हम कैसे लगाते हैं याद रखिएगा, इस तरह से लगाते हैं, इसको हम इस तरह से लगाते हैं। ये है अर्ध विराम, ठीक है। ये क्या है? अर्ध विराम है। अब अगर आपसे कोई पूछे अर्ध विराम का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो याद रखिएगा, जो उपवाक्य होते हैं ना, उपवाक्यों को
जोड़ने में। उपवाक्यों को जब आपस में हमें जोड़ना होता है तो हम अर्धविराम का प्रयोग कर सकते। जरूरी नहीं है कि हमेशा किया जाए, लेकिन हम कर सकते हैं जब दोनों भाग एक दूसरे से इतर हों। इतर मतलब अलग हो, ठीक है, तो हम अर्धविराम चिन्ह को लगाते हैं। दूसरा, उपाधियों के दो उपाधियों के बीच में, दो उपाधियों के बीच में या उपाधियों के अंत में, या उपाधियों के अंत में पूर्ण विराम चिन्ह अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसका चिन्ह किया लगाया जाता है? पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे कहा कि अगर कहीं पर उपाधि है तो उपाधियों के बीच में आप क्या लगाएंगे? अर्धविराम का चिन्ह लगाएंगे। जैसे आपने देखा होगा जब आप किसी के घर जाते हैं तो उसके दरवाजे पर एक नेम प्लेट लगी होती है ना, तो वह उसमें लिखा होता है, जैसे जो भी उसके पास डिग्री होती है, मान लीजिए लिखा है BHMS MD, मान लीजिए लिखा है, या लिखा हो MA BEd, ठीक है। जैसे आपका कार्ड छपेगा तो उसमें क्या छपेगा? MA, इस तरह से लिखा जाएगा। उसके बाद इस तरह से चिन्ह बना होगा, इस तरह से उसमें चिन्ह बना होगा। ध्यान दीजिएगा, इस तरह से चिन्ह बना होगा और आगे लिखा होगा BEd, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि दो उपाधियों के बीच में या उपाधियों के अंत में क्या लगाते हैं? अर्धविराम लगाते हैं। क्या लगाते हैं? अर्धविराम लगाते हैं। अर्धविराम का ये वाला चिन्ह होता है, ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, जिनसे क्वेश्चन आते हैं, बहुत पूछे जाते हैं, मैं सारी चीजों का बताऊंगी। इसके बाद आता है उद्धरण चिन्ह। क्या आता है? उद्धरण चिन्ह। अब उद्धरण चिन्ह की जब बात करें, उद्धरण चिन्ह किसे कहेंगे? कोई उद्धरण के विषय में बताना चाहेगा? आप में से हमारा कोई साथी ऐसा है जो उद्धरण चिन्ह के बारे में बताना चाहेगा? लवली, स्नेहलता, मैंने उद्धरण चिन्ह के विषय में कई बार आपको बताया है। सोनिया राज, पूर्वी, शालिनी, रूबी, दीपिका, शान मोहम्मद, मोनिका, कोमल साहू, संचारवती, सभी लोग बताइएगा उद्धरण चिन्ह किसे कहते हैं। आज तो भाई विजेता भी आ गई, वाह। चलिए, तो यहाँ पर हमने क्या कहा? हमने कहा उद्धरण। जैसे मैंने उद्धरण चिन्ह कहा, जैसे मैंने उद्धरण के विषय में कहा, तो आपके माइंड में एक बात आई कि उद्धरण किसे कहते हैं? जब एक की कही बात को, जब किसी की कही बात को, ध्यान दीजिएगा, जब हमें किसी से कोई बात कहना है, जब हमें किसी से कोई बात या हमसे कोई बात कही गई और उस बात का हमें ज्यों का त्यों लिखना है, तो उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इस चिन्ह का निशान क्या होता है? देख लीजिएगा, इस चिन्ह को मेरे साथियों इस तरह से लगाते हैं, इस तरह से लगाते हैं, ठीक है। या कभी कभी इस तरह से लगाते हैं, कभी कभी इस तरह से भी लगाते हैं, इस तरह से, ठीक है। तो उद्धरण चिन्ह को, इसका जो चिन्ह होता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ठीक है। अब उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कहाँ करते हैं? ध्यान दीजिएगा, किसी की कही बात का, किसी की कही बात का ज्यों का त्यों लिखना, ज्यों का त्यों लिखना। अगर हमें किसी की कही हुई बात को जैसे का तैसा लिखना है, जैसा उसने कहा है वैसा ही हमें लिखना है, तो हम क्या लगाते हैं? हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसी को मेरे साथियों उद्धरण चिन्ह कहा जाता है। क्या कहता है? हाँ, जब किसी की कही बात का ज्यों का, जैसे ये कहा गया कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, ये बात किसी ने तो कही होगी, तो उसकी बात का अगर हमें ज्यों का त्यों लिखना है तो हम इसमें लिखेंगे। तो किसी की कही हुई बात को हमें ज्यों का त्यों लिखना है तो हम इन्वर्टेड कामा में लिखते हैं। इसी को कहते हैं उद्धरण चिन्ह। क्या कहते हैं? उद्धरण चिन्ह कहते हैं। इसके अलावा याद रखिएगा मेरे साथियों, उद्धरण चिन्ह, अगर आप किसी किताब पत्रिका,
जैसे कोई किताब है, कोई पत्रिका है, कोई महत्वपूर्ण अंश है, कोई महत्वपूर्ण अंश है, तो उसमें भी आप क्या लगाते हो, उसमें भी आप उद्धरण चिन्ह लगाते हो, उसमें भी क्या लगाते हो, उद्धरण चिन्ह लगाते हो। यानी कि जैसे अगर कोई बुक का नाम है, किसी किताब का नाम है, तो आप लिखते हो कि जैसे मान लीजिएगा कैरोलस लिनियस के द्वारा सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक लिखी गई, या कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल नामक पुस्तक लिखी। तो जो दास कैपिटल आप लिखेंगे उसको कॉमा में लिखेंगे, सिंगल कॉमा में लिखेंगे। तो याद रखना है कि उद्धरण चिन्ह कहाँ पर लगाते हैं, किसी की कही बात का ज्यों का त्यों लिखना, इसमें भी हम इसी चिन्ह का प्रयोग करते हैं। या मेरे साथियों किताब, पत्रिका या महत्वपूर्ण तथ्य को प्रदर्शित करने के लिए हम उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। लेकिन आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है वो आपको याद रखनी है, किसी की कही बात का ज्यों का त्यों लिखना। किसी की कही हुई बात का ज्यों का त्यों अगर हमें लिखना है तो हम क्या लगाते हैं, तो मेरे साथियों इन्वर्टेड कामा लगाते हैं। क्लियर, बात समझ में आ गई सभी को? लिख लिया? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम बात करें तो तीसरा हमारा चिन्ह आता है कोष्ठक चिन्ह। क्या आता है? कोष्ठक चिन्ह। ध्यान दीजिएगा, आप लोगों ने लिख लिया होगा, लिख लीजिएगा भाई, आज तो पढ़ाने का बिल्कुल मूड नहीं हो रहा है। जैसे दो टाइप के काम होते हैं। एक तो ऐसा काम होता है जिसको आप अपनी मर्जी से करना चाहो, और एक ऐसा होता है जो जबरदस्ती करवाया जाता है। तो आज वाला जो ये काम है ना, ये जबरदस्ती करवाया जा रहा है, और आज को आप लोग करवा रहे हैं। हाँ, इसको करने का बिल्कुल मन नहीं है। चलिए, संचारवती ने कोष्टक लगा के दिखा दिए, कहते हैं मैम ऐसे कोष्टक होते हैं। बिल्कुल सही। लक्ष्मी पांडे भी कोष्टक लगा दी है, स्नेहलता ने भी कोष्टक लगा दिए हैं। हाँ, कोमल साहब कहती छुट्टी कर दो, इस लड़के को बहुत छुट्टी चाहिए। कोई समस्या नहीं है, बस इसे आज मन नहीं हो रहा था। चलिए खैर पढ़ाएंगे, क्योंकि हमें अपना कोर्स भी तो खत्म करना है ना। ऐसे मन, कभी कभी कोई चीज हमें बिना मन की भी करनी होती, जैसे आप लोग जानते होंगे इस बात को, कि जब कभी आपका मन ना हो कुछ करने का, लेकिन करना पड़ता है, तो बस वही बात है। अब तो हैबिट है करने की, कर लो। चलिए, यहां पर हमने क्या देखा, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, उद्धरण चिन्ह आपको समझ में आ गया होगा। अब मेरे साथियों इसके बाद लिख लिया है, लवली लिखा कि नहीं लिखा? अब देखिएगा, यहां पर जो तीसरा आता है वो आता है कोष्टक चिन्ह। ये जो चिन्ह होते हैं ना, बहुत सरल होते हैं, बट आप इनको समझते नहीं हो। कोष्टक चिन्ह की बात करें तो हम हिंदी में कोष्टक चिन्ह की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए मेरे साथियों कौन सा चिन्ह आता है? आपने देखा होगा अक्सर ये वाला चिन्ह होता है, इस वाले चिन्ह के अंदर ये वाला चिन्ह। कैसे बताएं आपको? इस वाले चिन्ह के अंदर ये वाला जो चिन्ह होता है, इसको कहते हैं कोष्टक चिन्ह। हाँ, तो यहाँ पर क्या कहते हैं, कोष्टक चिन्ह। ये वाला जो चिन्ह है वो कोष्टक चिन्ह होता है। अब इसको कब लगाते हैं, ध्यान दीजिएगा, है ना। जब कोई तथ्य वाक्य का अंश होते हुए भी, वाक्य का अंश होते हुए भी वाक्य में स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त नहीं होता, वाक्य में स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता, तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं? कोष्टक चिन्ह लगाते हैं। ये मझिला कोष्टक, बड़ा कोष्टक, छोटा कोष्टक, रेखा कोष्टक है ना, ये संचारवती मैथ के गुरुजी को बताया करो। हम हिंदी के टीचर हैं, हमें बस एक ही से काम चल जाएगा, और वो है हमारा छुटका वाला कोष्टक।
ठीक है। तो छोटा वाला कोष्टक हम कब लगाते हैं? जब कोई तथ्य वाक्य का अंश होते हुए भी वाक्य में स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं हो पाता है, वाक्य में स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं हो सकता है, तो उसको क्या कहते हैं? इसको कोष्टक चिन्ह कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? उसको हम कोष्टक के अंदर लिख लेते हैं, या उसको जिसके अंदर लिखते हैं उसको कहते हैं कोष्टक चिन्ह। उसको क्या कहते हैं? उसको कोष्टक चिन्ह कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं? कोष्टक चिन्ह बोलते हैं। तो सभी हमारे देवी और देवताओं, इसको जल्दी से लिख लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद हम थोड़ा इससे इतर पढ़ाने वाले हैं। जल्दी से लिखिएगा, हाँ जल्दी से लिख लीजिएगा। फिर हम आपको अभी एक चिन्ह और पढ़ाएंगे, फिर हम आपको मिस्र वाक्य पर ले जाएंगे। एक चिन्ह और पढ़ाएंगे, फिर हम आपको चांद पर ले जाएंगे। हाँ, जैसे कोई शब्द बहुत ही कठिन है तो उसका अर्थ समझने के लिए हम उसको कोष्टक के अंदर लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए, सोनिया का हो गया है। आप लोगों में से भी अगर किसी का हो गया है तो जल्दी से बताइएगा, आगे बढ़ते हैं। चलिए, यहां पर बात करते हैं, लवली हुआ कि नहीं हुआ? हाँ भाई, लवली दीदी से पूछ लो, क्योंकि लवली दीदी बाद में कह देंगी कि मैम आपने हमारा छुड़वा दिया था। देख लो भाई, आजकल का जमाना है। देखिएगा, अब हम इसके बाद बात करते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह, अब इसका चिन्ह कैसा होता है? सभी लोग ध्यान से, इससे आप सभी लोग वाकिफ होंगे। इसका चिन्ह इस प्रकार से होता है, 2 के आकार का होता है। किसके आकार का होता है? 2 के आकार का होता है। तो हम कह सकते हैं प्रश्नवाचक शब्दों के अंत में, प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में इसका प्रयोग किया जाता है। प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह को लगाया जाता है। इनसे प्रश्न पूछने का कार्य किया जाता है, ठीक है। तो ये लिखाने का कोई जरूरत नहीं है। अगला है विस्मय सूचक चिन्ह। विस्मय सूचक चिन्ह, इसी को मनोविकार सूचक चिन्ह भी कहते हैं। अब मेरे साथियों, ये चिन्ह कैसे लगता है? ध्यान दीजिएगा, ये चिन्ह कैसे लगता है? तो ये चिन्ह इस तरह से लगता है। ये चिन्ह इस तरह से लगता है, दिखाई दे रहा है? सभी को दिखाई दे रहा है? तो यहां पर आप याद रखना है कि मन के तीव्र भावों को बताने वाले वाक्य, यानी वह वाक्य जो हमारे मन के भावों को बताते हैं, मन के तीव्र भावों को बताने वाले शब्द। तो यहां पर उन शब्दों के अंत में इस तरह का हम चिन्ह लगाते हैं, ठीक है। इस तरह का चिन्ह लगाते हैं। दूसरा, जो संबोधन होता है, संबोधन के अंत में भी इस तरह का चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इस तरह के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तीसरा, विस्मय सूचक वाक्यों, विस्मय सूचक वाक्यों के अंत में, विस्मय सूचक वाक्यों के अंत में भी इसका प्रयोग किया जाता है। विस्मय सूचक वाक्यों के अंत में भी इसका प्रयोग किया जाता है। क्लियर? क्लियर? बात क्लियर हो गई सभी की? जल्दी से चिन्ह लिख लीजिएगा, फिर हम बात करते हैं मिश्र वाक्यों पर। जल्दी से बात कर लीजिएगा, जल्दी से इसको लिख लीजिएगा, फिर हम बात करेंगे मिश्र वाक्यों पर।
चलिए, सभी लोगों ने लिख लिया? स्नेहलता, शान मोहम्मद, बाकी लोग? नहीं, 20 विराम चिन्ह नहीं पढ़ने पड़ेंगे। एक बात बताओ, 6 4 5 5 6 तो अभी आप पढ़ चुके हो, इसमें क्या ज्यादा कठिनाई है? क्या ज्यादा याद करने को है? कुछ नहीं है, बस आप थोड़ा धैर्य होकर पढ़ें, ज्यादा आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, सभी का हो गया? शायद लवली दीदी है नहीं आज, खैर कोई बात नहीं। चलिए, हम बात करते हैं मिश्र वाक्य पर। कल हमने वाक्य ये बात आपको बताई थी कि जो मिश्र वाक्य होते हैं वो उपवाक्यों से मिलकर बने होते हैं। किससे बने होते हैं? उपवाक्यों से मिलकर बने होते हैं, और एक वाक्य दूसरे पर निर्भर होता है। एक वाक्य दूसरे पर निर्भर होता है। ये बात किसको नहीं समझ में आई, ये बताओ आप में से। क्या ये बात इतनी कठिन थी कि आप में से किसी को समझ नहीं आई? जल्दी से बताओ भाई, क्या ये बात इतनी कठिन थी जो आप में से किसी को ये बात समझ नहीं आई? हाँ, अभी तक नहीं कठिन लगा, आगे भी नहीं लगेगा, चीजें आसानी से याद हो जाएंगी। क्रम से याद करवाएंगे ना, सबसे बड़ा कारण होता है हम जब क्रम से पढ़ते ना, क्रमबद्ध अध्ययन जरूरी होता है। हाँ, क्रमबद्ध अध्ययन जरूरी होता है। तो यहाँ पर क्या कहता है, एक वाक्य दूसरे पर निर्भर होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम क्या कहते हैं? मिश्र वाक्य कहते हैं। ठीक है, अब ये जो मिश्र वाक्य होता है, अभी देखना सोनिया, तुम ये कहोगी मैम ये पूरा हो गया था। बस हमने ये कहा था कि अगर आपको कहीं भी कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे पूछ लेना, स्टार्टिंग के 10 मिनट हम आपको बता देंगे। ये बात हमने कही थी, लेकिन तुम लोगों की तो हम क्या कहें, धन्य हो तुम सबके सब। मिश्र वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है संज्ञा उपवाक्य। जो मिश्र वाक्य होता है, मिश्र वाक्य जो होता है वो किससे बना होता है? उपवाक्यों से बना होता है। किससे बना होता है? उपवाक्य से बना होता है। अब जो उपवाक्य होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, और तीसरा होता है क्रिया विशेषण उपवाक्य। अब एक बात बताओ, क्या मैं सारे विशेषण तो आपको याद करा नहीं दूंगी? मैं संज्ञा तो आपको सारी याद कराऊंगी नहीं, तो आप पहचानना सीखें। क्रिया विशेषण मैं नहीं याद करा पाऊंगी, ये तो आप पहचानना सीखेंगे। लेकिन हमने आपको इसकी एक जुगाड़ बताई थी। क्या बताई थी? कि अगर वाक्य की से जुड़ा है तो संज्ञा उपवाक्य हो जाएगा। संचारवती छुट्टी है, आप आराम से जाओ, घूम फिर के आओ अच्छे से। जब आप घूम फिर के आएंगे तो आप और भी अच्छे से समझ सकती हैं, पढ़ सकती हैं, और भी चीजें आपके लिए बेहतर होंगी। बट जब आप घूमने जाएं तो वहां पर जी भर के एंजॉय करें, और जब यहाँ हो तो जी भर के यहाँ पर रहें। अब देखिएगा, मैंने आपसे क्या कहा, जो विशेषण होता है ना वो जो कि, जिनसे, जिन्होंने, जिनको, जो कि, है ना, जो कि, जो, ये जो है ना, ये सभी के सभी विशेषण होते हैं। ये सभी के सभी विशेषण होते हैं। और क्रिया विशेषण हमेशा जोड़े में आते हैं। क्रिया विशेषण हमेशा कैसे आएंगे? जोड़े में आएंगे। जैसे आपसे पूछा जाएगा, जब 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 धर्म की हानि होती है तब तब प्रभु अवतार लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, ये जो जब जब है ये जोड़े में आया है, और ये किस पर डिपेंड है? तब तब पर, यानी इस ये जोड़े में आएगा। जो सोता है वो खोता है, जोड़े में आ गया। ठीक है, जोड़े में आ गया। यदि कठिन परिश्रम करते, यदि तुम कठिन परिश्रम करते तो सफल अवश्य होते, तो सफल अवश्य होते। क्लियर? हाँ, यदि अगर बारिश अच्छी होती, अगर बारिश अच्छी होती तो इस साल चांदी ही चांदी होती। ये मिश्र वाक्य, अच्छा मिश्र वाक्य पर बोलो तुम लोग भाई, थोड़ा ऐसी लैंग्वेज हाँ कम यूज कर किया करो।
ठीक है। हाँ, इन्हीं शब्दों से मिश्र वाक्य बनते हैं, मिश्र वाक्य अलग से नहीं आते हैं, इन्हीं शब्दों से आपके मिश्र वाक्य बनते हैं, इन्हीं शब्दों से मिश्र वाक्य बनते हैं। अगर अब आपको इनमें से कोई भी डाउट है तो आप पूछिएगा, मैं अभी बताने के लिए तैयार हूं, बट जब मैं पूछूं तो आप बताइएगा। फर्स्ट पेज पर कर देंगे, ठीक है। जिसको नहीं समझ में आया भाई जल्दी से पूछो, हम तो आपको डांटते भी नहीं है फिर भी आप नहीं बोलते हो। हम क्या पूछें, हमें अभी नहीं पूछना है, हम तो तब पूछेंगे जब हम आपसे क्वेश्चन करवाएंगे, अभी थोड़ा ना आप पूछेंगे, हम तो आपको क्वेश्चन करवाते हैं और क्वेश्चन आपको होने चाहिए, ठीक है। ये कोई जीएस नहीं है जो हम आपको एक एक क्वेश्चन पूछेंगे इससे। पूर्वी कहती है हमको कल समझ में आ गया था, लक्ष्मी पांडे कहती है बस मैम अब छोड़िए हमको आ गया है। सोनिया राज समझ में आया बच्चा? हाँ हाथ खड़ा कर दो, लेकिन भैया वो बटन मत दबाना रेज अप योर हैंड्स वाली, ठीक है। कवि मौर्य आ गया है, अब आने वाले नहीं बताएंगे, ना आने वाले बताएंगे, जिसको नहीं समझ में आया वो बताए। ये लोग अपनी आदत से मजबूर हैं। चलिए तो फिर भाई सबको आ गया है, तो फिर क्या किया जाए, क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। और हाँ, कल छुट्टी नहीं है, सभी लोग जितने लोग यहाँ प्रेजेंट है, अगर कल किसी ने गुल्ला लगाया तो समझ लेना कल ठीक 10 बजे इसकी क्लास होगी, 10:05 10:10 तक क्लास स्टार्ट हो जाएगी। अगर भगवान ने चाहा लाइट वाइट सब बराबर आती रही तो ठीक है, नहीं छूटा कुछ नहीं था। चलिए तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करती हूँ, थैंक यू। कल ठीक 10 बजे जहां पर आपकी होती है मनोविज्ञान की क्लास, कल दिन गुरुवार है, 3 दिन ही मनोविज्ञान की क्लास होती है, कल होगा आपका हमारा और आपका सामना हिंदी की क्लास में। थैंक यू।